तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का था और वही क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का भी है, वो क्या है हम पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसे सॉल्व कैसे करना है हम वो देखेंगे। Gravitational collapse is the contraction of an astronomical object under its own gravity. This draws the matter inwards towards the center of gravity. A neutron star is an example of the collapsed core of a giant star. A certain neutron star of radius 10 km is of mass 1.5 m0. The acceleration due to gravity on the surface of the neutron star is nearly an option में से हमें चूज करना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ दिया फटाफट से। आपको कुछ समझ में आए होंगे पॉइंट्स, हो सकता है कुछ नहीं आए हो। जब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि ये जो शुरू की 3 लाइन है, फर्स्ट 3 लाइन्स, ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। मे बी ये कॉन्सेप्ट हमें नोन हो सकता है या ये कॉन्सेप्ट हमें नोन नहीं हो सकता है, बट जो सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन, तो वो जब इन 3 लाइन को पढ़ेंगे हम वहां से सॉल्व करेंगे। अ न्यूट्रन स्टार इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोलैप्स कोर ऑफ अ जाइंट स्टार। अ सर्टेन न्यूटन स्टार ऑफ रेडियस, हमें रेडियस दे रखा है यहाँ पे, है ना, न्यूट्रॉन स्टार का एक टाइप ऑफ स्टार, यानी कि हेवनली बॉडी जो कि यूनिवर्स में पाई जाती है, हमें इतना सही मतलब है। उसका मास दे रखा है और हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमें फॉर्मूला पता है, तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है, G इक्वल्स टू कैपिटल G M अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, को वैल्यू पता है इसकी, लिख देते हैं। क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास, मास कितना दे रखा है, यहां पे मास दे रखा है 1.5 m0। अब m0 क्या होता है, एक्चुअली m0 जो है ये होता है सोलर मास, और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 2 × 10⁻30 kg। ओके, अब ये नया कॉन्सेप्ट दिखा है आपको, नया हो सकता है, नई टर्म हो आपके लिए, हो सकता है पुरानी टर्म हो आपके लिए m0, पर इस बारे में भी जरूरत नहीं चिंता करने की, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इंडेक्स में ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अंडरस्टूड। अब वैल्यू हमें वहां पुट करनी है, तो हम वैल्यू वहां पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। मास 2 × 10⁻30, और यहां पे मास दे रखा है 1.5 m0, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 से। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 10 किलोमीटर हमें दे रखा है, कन्वर्ट करेंगे इंटू मीटर, तो 10 × 10⁻³ उसका स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं करना, ये वैल्यू हमें इजीली सॉल्व करनी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस वैल्यू को। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 2 × 10⁻12। दैट इज ऑप्शन बी। चलिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दैट इज द ईयर ड्रम, इज अ वेरी डेलिकेट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन ईयर। टिपिकली इट्स डायमीटर इज 1 centimeter. The maximum force the ear can withstand is 2.5 Newton. In case of diver has to enter a sea water of density 1.05 into 10⁻³ kg per meter cube without any protective gear, the maximum safe depth for the driver to go into water is about how much? तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा, हमसे पूछा गया है कि एक ड्राइवर को एक सी में एक डाइव लगानी है, तो उसका जो ईयर ड्रम है वो कितना फोर्स विथस्टैंड कर सकता है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है कि प्रेशर कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, उस प्रेशर के हिसाब से जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम फोर्स 2.5 न्यूटन तक हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा अगर प्रेशर होगा, मतलब इससे ज्यादा डेप्थ में जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और उसके जो ईयर ड्रम है, जो ईयर है, वो क्या हो सकता है,
वो कोलैप्स हो सकता है। अंडरस्टूड। तो हमें कैलकुलेशन शुरू करनी पड़ेगी। अब बात कर चुका हूं मैं, हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो पहले हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हमें फोर्स दे रखा है, हमें डायामीटर दे रखा है। किसका डायामीटर दे रखा है, ईयर ड्रम का डायामीटर दे रखा है। तो हम यहां से ये बात निकाल सकते हैं कि जो मैक्सिमम प्रेशर डाइवर कैन विथस्टैंड, हम पहले वो निकाल लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें पता है प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स गिवन है हमें 2.5। ओके, एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां पे क्या दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाय 4। इजीली काम हो गया हमारा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। ओके, कैसे भाई, डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, रेडियस होता है डी बाई टू, पाई आर स्क्वायर होता है तो डी बाई टू का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये हम चाहें तो उसमें वैल्यू और पुट कर देते हैं थोड़ी सी। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रेशर इक्वल्स टू 2.5 अपॉन पाई, अब डेप्थ 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 मीटर है ना, डायमीटर क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 मीटर बाय 4, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। ओके, इसको हम लिख देते हैं अब इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं किसकी, कि डाइवर ने डाइव मार दी और किस डेप्थ तक गया, उस डेप्थ तक के लिए हम प्रेशर निकाल देते हैं। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी इंटू जी इंटू एच, रो जी एच। हमें यहां पर डेप्थ निकालनी है, प्रेशर, डेंसिटी कितनी दे रखी है, ये हमारी डेंसिटी है, दैट इज 1.05 इंटू 10 की पावर 3। जी की वैल्यू में पता है वो 10 होती है, और एच मतलब यहां पे हमें डेप्थ निकालनी है तो उसको मैं डी ले लेता हूं। ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, सेम चीज बता रही है प्रेशर, तो हम इक्वेट कर सकते हैं इनको। इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिला यहां पे, फ्रॉम 1 एंड 2, यहां से हमें मिला 2.5 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 0.01 का स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड बाय 4 है, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, यहाँ मैंने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू 1.05 इंटू 10 की पावर 3 एंड 10, मैं डायरेक्टली पूरा लिख रहा हूँ इसको, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम फॉर डी। ठीक है, 10 की पावर यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ पे पाई, इसमें जीरो तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1.05 इंटू 10 की पावर 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय डी। यहाँ से जो डी की वैल्यू हम निकाल पाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, इट विल बी 3 मीटर। ओके, तो कुछ भी नहीं करना था हमें, प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला लिखा हमने, वैल्यू पुट करी, इक्वेशन बनाई। अगेन डेप्थ के साथ जो प्रेशर होता है फ्लूइड प्रेशर, उसके लिए फॉर्मूला लिखा हमने, इक्वेशन बनाई, इक्वेट किया, सॉल्व किया, फाइनली वी गॉट आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two illuminated point object O1 and O2 are placed at a distance of 24 cm from each other along the principal axis of a thin convex lens of focal length 9 cm.
such that images of both the object are formed at the same position. The respective distances of the lens from O1 and O2 are. क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, देयर 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट एंड एक कॉन्वेक्स लेंस है। उन दोनों ऑब्जेक्ट की ये कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर है वो इमेज बना रहे हैं। और स्पेशल बात क्या है कि जो दोनों इमेजेस हैं, दोनों ऑब्जेक्ट की इमेजेस हैं, वो एक ही पॉइंट पे बन रही है, मतलब इमेज क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर भी दे रखा है। तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को प्लेस करें कि दोनों की जो इमेजेस हैं वो एक ही पॉइंट पे बन जाए। तो एक तरीका ऐसा हो सकता है कि सपोज हमने एक लेंस बनाया, कौन सा लेंस बनाया हमने, ये लेंस हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ओके, अब अगर दो ऑब्जेक्ट की सिंगल पॉइंट पे इमेज बन रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट हम एक साइड पे ले लें और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो दूसरी साइड पे ले लें। अगर एक ऑब्जेक्ट की इमेज, सपोज इस ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल बनेगी तो कहां बनेगी, इसी साइड पे बनेगी। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रियल बनेगी, वो भी कहां बनेगी, इसी साइड पे बनेगी। तो हम इसको ले लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम टू अवॉइड कंफ्यूजन साइड ए, और यहां पर लिख देते हैं हम साइड बी। अच्छा, जो हमें गिवन है ऑब्जेक्ट, दे आर पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो हम इसको भी हटा देते हैं और इसकी जगह पे क्या ले लेंगे, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट O1, यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने नाम दे दिया इसको O2। ओके, वर्चुअल इमेज बनेगी। अब हमें यहां पर एक स्पेशल पॉइंट हमें देखना है कि इसकी इमेज हमें साइड ए पर ही बनानी है वर्चुअल। सपोज ये ले लेते हैं यहां पे पोजीशन ऑफ इमेज आई। ओके, वर्चुअल इमेज बनेगी तो ये जो पोजीशन है O1 की वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस के बीच में होनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पे जो फोकल लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर हम यहां पे मैं एक पॉइंट ले लूं, पॉइंट ऑफ फोकस, तो 9 सेंटीमीटर क्या है, हमारी फोकल लेंथ गिवन है। अंडरस्टूड, ये इधर आएगा। अब अगर हम मैं ऑप्शंस देखूं किसके रेस्पेक्ट में, O1 के लिए, ठीक है, कि O1 का डिस्टेंस अब 9 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मेरे पास दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, बी या फिर डी। तो डेफिनेटली जो मेरा आंसर है वो बी होगा या डी होगा। जब मैं ऑप्शन बी को ध्यान से देखता हूं तो मुझे O1 का डिस्टेंस तो 6 दिख रहा है और O2 का डिस्टेंस क्या दिख रहा है, 18। ठीक है, 18, अगर मैं इसको 18 मान लेता हूं, यहां पे O2 का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर मानता हूं, 9 सेंटीमीटर क्या है फोकल लेंथ, 18 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर ये फोकस यहां पर है 9 सेंटीमीटर तो इसका डबल 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर यहां पर ये F1 तो वो क्या हो गया 2F1। और हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट 2F पे होता है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे होता है, तो जो इमेज डिस्टेंस होता है वो अदर साइड पे सेम होता है। यानी कि यहां पर जो इमेज बनेगी वो किस पे बनेगी, 18 सेंटीमीटर पे बनेगी। अंडरस्टूड, किसकी इमेज, O2 की इमेज। अभी हमें O1 की इमेज चेक करनी है, तो O1 के लिए जो हमने वैल्यू रखी है यहां पे फ्रॉम द ऑप्शन दैट इज 6 सेंटीमीटर। अगर हम चेक कर लें 6 सेंटीमीटर के लिए भी जो इमेज डिस्टेंस है वो अगर 18 सेंटीमीटर आता है तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम फिर डी के लिए भी चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे इसके लिए, सिंपल सा है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये आपको पता है लेंस फॉर्मूला है। हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर आएगा दैट इज इमेज डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा, वो भी 18 सेंटीमीटर ही आएगा। अंडरस्टूड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज हमने नोट करी है। वो क्या नोट करी है कि पूरा सॉल्व करने की बजाय हम अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हमारी कैलकुलेशन बहुत हद तक क्या हो गई, सेफ हो गई, बच गई, और हम इजी इसको सॉल्व कर पाए। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज वर्किंग एट 30% ऑफ इट्स एफिशिएंसी। इन दिस reactor, uranium 235 undergoes fission and releases 200 mega electron volt energy per atom. If 1000 kilowatt of electrical power is obtained in this reactor, then number of atom disintegrate. क्या पूछ रहे हैं कि एक रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है और न्यूक्लियर रिएक्शन पर एटम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है ना। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर हैवी न्यूक्लियर होता है, वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है और साथ में कुछ और पार्टिकल्स भी निकलते हैं, और क्या निकलती है, एनर्जी। तो पर एटम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी निकल रही है। पूछा क्या गया है कि उस रिएक्टर से अगर 1000 किलोवाट की पावर ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो 1000 किलोवाट की पावर ऑब्टेन करने के लिए ऐसे कितने एटम डिसइंटीग्रेट होंगे एक सेकंड में, कितने में, पर सेकंड में। अंडरस्टूड। तो एक एटम की एनर्जी दे रखी है और हमें पता करना है कि 1000 किलोवाट के लिए कितने एटम को डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर आ जाते हैं कि जो पावर हमें दे रखी है, that power is how much, 1000 किलोवाट। तो इसकी वजह से एनर्जी पर सेकंड अगर हम निकालना चाहें कि जो पर सेकंड एनर्जी, पावर क्या होता है, एनर्जी पर सेकंड, तो रिएक्टर की जो एनर्जी पर सेकंड है वो कितनी होगी, इसमें देख लेते हैं हम। 1 सेकंड के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000 किलो जूल। मतलब ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी जो हमें चाहिए, है ना, एक सेकंड में। 1 एटम कितनी एनर्जी दे रहा है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन दे रहा है, 1 एटम। ओके, यानी कि हम इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर लें तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हमें कन्वर्जन के लिए पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल। ओके, तो यहां पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 200 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि मेगा है तो 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल रही है कि 1000 किलो जूल यानी कि 10 की पावर 3 जूल इज इक्वल्स टू, ये पर एटम की है, तो नंबर ऑफ एटम्स जो हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम सपोज ले लेते हैं n। तो नंबर ऑफ एटम n ले लिया, n मल्टीप्लाई बाय 1 एटम की जो एनर्जी लिबरेट हो रही है या रिलीज हो रही है, दैट इज 200 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब हमें क्या करना है, बस n के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना बड़ा आसान है। यहाँ पे अगर हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे इजीली तो यहाँ पे 1 2 3 10 की पावर 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है हमें, और हमारा जो आंसर आ जाएगा इट विल बी 1.04। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ हम अभी मिस कर रहे हैं, कि ये पूरा का पूरा जो रिएक्टर है, दैट रिएक्टर इज 30% एफिशिएंट। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये इसका हम 30% ही ले पाएंगे, तो हमें 30% के लिए 30 डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा।
क्योंकि 1 एटम डिसइंटीग्रेट होके 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा है, पर जो कन्वर्ट हो रहा है वो उसका 30% ही हो रहा है, तो यहाँ पे हमें 30% के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो n की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.04 इंटू 10⁻17। ओके, तो अगेन अ वेरी सिंपल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी है और सिंपली हमारा आंसर निकालना है। चलिए स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज two blocks A and B are in contact with each other and are placed on a frictionless horizontal surface. A force of 90 Newton is applied horizontally on block A and the same force is applied horizontally on block B. Mass of A is 20 kg and B is 10 kg. Then correct statement is. सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है हमें, दो सिचुएशन दे रखी हैं, जिसमें क्या फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है दो ब्लॉक के सिस्टम पे, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। सेकेंड सिचुएशन में भी सेम है कुछ चीजें, 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है दो ब्लॉक के सिस्टम पे, पर यहां पे ब्लॉक बी आगे है और ब्लॉक ए पीछे है ना। ये ब्लॉक सेम है, ये ब्लॉक ए है, यहां भी ब्लॉक ए है, मतलब ब्लॉक ए सेम मास के हैं, ब्लॉक बी दोनों केस में सेम ही मास के हैं। हमसे ये हमें दे रखा है और कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या करनी है इसमें से फाइंड आउट करनी है। मेनली हमसे क्या पूछा गया है कि जो फोर्स है ए पे और बी पे, हमें वो ए और बी के फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सिचुएशन 1 ये है, सिचुएशन 2 ये है। तो सिचुएशन 1 के लिए बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले, और ये सिचुएशन 2 के लिए हम यहां पे बात करेंगे अब। ओके, अब सिचुएशन 1 क्या है, 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ए और बी पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें टोटल मास निकालना पड़ेगा। टोटल मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी दोनों का सम। तो मास ऑफ ए 20 kg, मास ऑफ बी इज 10 kg। ये 10 kg 20 kg हमें गिवन है, तो मास कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 दैट इज 30 kg। ठीक है, फोर्स कितना दे रखा है 90 न्यूटन। तो क्या हम इस पूरे सिस्टम का, सिचुएशन ए का सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम ए बी ब्लॉक, ओके, अगर यहां पे फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन का, तो ए एंड बी सेम डायरेक्शन में विद सेम एक्सेलरेशन ही मूव करेंगे। तो क्या हम वो एक्सेलरेशन इजीली निकाल सकते हैं क्या? यस, निकाल सकते हैं। फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 30, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली जब केस 2 की हम बात कर रहे हैं, तो केस 2 में भी सिचुएशन सेम ही है। ऑब्जेक्ट्स पहले ऊपर नीचे कर रखे हैं, मतलब आगे पीछे कर रखे हैं, पहले बी है बाद में है, पर टोटल मास तो उसका भी 30 kg आएगा एंड फोर्स 90 न्यूटन का ही लग रहा है। तो यहां इस केस के अंदर भी जो मास है वो टोटल मास 30 kg ही आ रहा है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इस बार, और जो फोर्स है वो भी इस बार क्या है 90 न्यूटन का है। तो जो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का वो भी सेम होगा, वो कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो वो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो दोनों एक्सेलरेशन सेम ही आने सिस्टम के। अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। सिंस बोथ द ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक ए ऑन बी विल बी 90 न्यूटन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बाय ब्लॉक बी ऑन ए विल ऑल्सो बी 90 न्यूटन। मतलब ये सीधे सा बोल रखा है कि 90 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, तो ए जो बी पे लगाएगा वो भी 90 न्यूटन होगा सिचुएशन 1 में, और बी जो ए पे लगाएगा वो भी 90 न्यूटन होगा सिचुएशन नंबर 2 में। हम जानते हैं कि ये बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 90 न्यूटन ए पे लग रहा है पर ए बी पे दूसरा फोर्स लगाएगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो ए बी पे फोर्स लगाएगा वो कितना होगा।
एक्सेलरेशन पता है हमें बी का, वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास पता है हमें बी का। तो ये एक्सेलरेशन किस वजह से आया है, ड्यू टू फोर्स बाय ए ऑन बी। ठीक है, तो वो फोर्स निकालना है अगर, मतलब फोर्स वो कितना हो जाएगा, कौन सा फोर्स निकाल रहा हूं, जो फोर्स ए बी पे लगा रहा है ना, वो कितना हो जाएगा। अगेन एक्सेलरेशन दे रखा है, बी का मास कितना है 10 kg है, तो फोर्स क्या हो जाएगा 10 × 3, दैट इज 30 न्यूटन। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन बी बाय ए। अंडरस्टूड, हमें मिल गया 30 न्यूटन। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, इसमें सिचुएशन 2 में कैसा होगा कि बी ए पे कितना फोर्स लगा रहा है। अगेन हम देखेंगे तो फोर्स क्या होता है, अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना लेना है इस बार, बी जो ए पे फोर्स लगा रहा है, तो ए का मास कितना है, ए का मास है 20 और एक्सेलरेशन तो 3 ही है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। तो ये जो फोर्स आया है एफ 60 न्यूटन, ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन ए बाय बी। यहां पे बी बाय ए था या ऑन ए है बाय बी है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक ए ऑन बी, बाय ब्लॉक ए ऑन बी इन सिचुएशन 1 इज 30 न्यूटन। तो ये वाला पार्ट तो हमारा अभी तक सही हो गया। सेकंड देखते हैं, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक बी ऑन ए इज 60 न्यूटन, इज 60 न्यूटन। तो मतलब हमारा ये वाला पार्ट भी सही हो गया, मतलब बी तो हमारा डेफिनेटली करेक्ट हो गया। ओके, तो ए करेक्ट था, ए रॉन्ग था, बी करेक्ट हो गया। चेक कर लेते हैं सी और डी को भी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक ए ऑन बी 60 न्यूटन, ये तो हमने निकाल ही लिया, गलत है 30 न्यूटन है, तो ये रॉन्ग है। द 90 न्यूटन फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन ए एंड बी, ये भी गलत है। हम निकाल चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन ए और बी का होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में कांटेक्ट में है, सिस्टम साथ में ही मूव करेगा विद सेम एक्सेलरेशन। तो पहला वाला गलत, दूसरा सही, सी एंड डी अगेन वो भी क्या है, रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फिगर दे रखा है हमें, एक सर्किट दे रखा है हमें, और क्या बता रखा है साथ में इंफॉर्मेशन क्या है, इन द एडजॉइनिंग सर्किट R इक्वल्स टू 5 ओम and it is desired that the voltage across Rx should be 6 volt, then the value of Rx should be। यहाँ पे हमें सर्किट दे रखा है, उसमें रेसिस्टर्स R लगा रखे हैं हमारे 1 2 3 4 5 रेसिस्टर एक पैटर्न में हमने लगा रखे हैं, और एक रेसिस्टर है Rx। Rx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, और दे क्या रखा है कि Rx के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, Rx के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, वो 6 वोल्ट है, वो दे रखा है, ये डिजायर्ड है। ठीक है, तो Rx की वैल्यू क्या होगी, हाँ R की जो वैल्यू है 5 ओम वो गिवन है। तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमें इजी तरीका है। पहले तो हम ये जो पार्ट है, इस पार्ट का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो वो कितना आएगा, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट वो हम इजीली निकाल लेंगे। हमें दिख रहा है ये और ये रेसिस्टर किस में है, पैरेलल में है, फिर जो आएगा विद सीरीज हो जाएगा, फिर पैरेलल हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। तो जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं इस पार्ट का, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, इट विल बी 8 ओम। ठीक है, कौन से वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 8 ओम। तो इसके बाद जो हमारा नया सर्किट बना वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें।
ठीक है, ये कितना है हमारा 8 ओम, जो हमने आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया इसका, इस वाले पार्ट का। ठीक है, 18 वोल्ट। और आर एक्स क्या है ये तो हमें फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, आर एक्स के अक्रॉस 6 वोल्ट, आर एक्स के अक्रॉस 6 वोल्ट है, 18 वोल्ट की बैटरी सप्लाई है। तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि जब 18 वोल्ट में से 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आर एक्स के अक्रॉस है, तो जो 8 ओम है, मतलब ये जो पूरा का पूरा पार्ट था, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो 16 माइनस 8 यानी कि 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 वोल्ट का दे रखा है हमें आर एक्स के अक्रॉस, 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस टोटल है सर्किट का जो हमें सेल या बैटरी लगा रखी है। तो जो 8 ओम वाला ये आर इक्विवेलेंट आया, यानी कि ये जो पार्ट आया उसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट का हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो अब हमें इस 8 ओम रसिस्टर का क्या पता है, रेसिस्टेंस दैट इज 8 ओम, एंड उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। तो क्या हम अब इसके अक्रॉस करंट आई निकाल सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं। हमें आता है आई निकालना। आई कैसे निकाला जाता है? हमें डिवाइड करना है पोटेंशियल डिफरेंस को रेसिस्टेंस से, है ना भाई। V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू V बाय आर। तो ये कितना हो गया, 3/2 एम्पियर। ओके, अब पूरे सर्किट में करंट आई फ्लो करेगा। ठीक है, तो आर एक्स के अक्रॉस भी करंट आई आएगा। अब आर एक्स के अक्रॉस हमें आई करंट पता है और वोल्टेज पता है, तो हम आर एक्स निकाल सकते हैं। आर एक्स क्या होगा, V अपॉन आर। तो आर एक्स अक्रॉस V 6 अपॉन आर यानी कि 3/2। ओके, कितना हो गया 3 बाई, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ये ऊपर गया 12/3 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4 ओम। तो ये हमारा क्या आ गया, आर एक्स आ गया। ठीक है, तो अप्रोच समझी हमने। हमने पहले ऊपर वाले पार्ट को निकाला, उसको आर इक्विवेलेंट निकाला, सर्किट सॉल्व किया, कितना आया 8 ओम आया। हमने इस तरीके सर्किट में इसको कन्वर्ट किया। इस पूरे जो ऊपर का ये दे रखा है जो कि 8 ओम आर इक्विवेलेंट आया, उसमें से हमने करंट फाइंड आउट किया, और वही करंट आर एक्स से फाइंड आउट और से पास हो रहा होगा, और उसके थ्रू हमने क्या निकाल दिया, आर एक्स की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट वाला क्वेश्चन है। मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें एक से ज़्यादा जो ऑप्शन हैं वो सही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर व्हेन कैरिंग करंट आई प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड इट। If such a conductor is placed along x-axis, then magnitude of B at a distance r is given by the relation B equals to mu naught to y upon 4 pi r. And हमें वैल्यू दे रखी है mu naught upon 4 pi की, that is 10 to the power minus 7. The following figure shows such an infinitely long conductor placed along x-axis carrying current I and magnetic field B at point S is 2 into 10 to the power minus 4 t. Directed into the plane of paper at S. Given value of r is 1 सेंटीमीटर, देन करेक्ट स्टेटमेंट r। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है डायग्राम में। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कंडक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा तो पेन को देख सकते हैं, इस तरीके से कंडक्टर रखा हुआ है। ओके, इस कंडक्टर की वजह से जो पॉइंट एस यहाँ पर डिनोट कर रखा है, बता रखा है, इस एस पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4।
ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है कंडक्टर से इस पॉइंट एस का वो आर है, और वो कितना दे रखा है, डेट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैं यहाँ पे आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁻² मीटर भी लिख सकता हूँ, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा ही यूनिट्स में ही काम करते हैं हम, हमें अभी से कर लेते हैं ताकि हमें आगे कन्वीनियंट हो। ठीक है, अब ऑप्शन 1 देखते हैं, आई इक्वल्स टू 10 एम्पियर। हमें चेक करना है कि इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। कैसे चेक करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है बी इक्वल्स टू, जो में गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2I अपॉन आर। अब हम क्या करेंगे, बस कुछ भी नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करनी है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें गिवन है, डेट इज 10⁻⁻⁷। तो उसके पहले हम पहले बी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। बी कितना गिवन है हमें, बी गिवन है हमें 2 × 10⁻⁻⁴। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे बी की वैल्यू 2 × 10⁻⁴। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना दे रखा है, 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 2 × आई हमें फाइंड आउट करना है, एंड आर कितना है, 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, ये 10⁻⁻², 10⁻⁻7, तो यहाँ ओवरऑल 10⁻⁻5 हो जाएगा। जब इसको हम इधर मूव करेंगे तो हमारा आई की जो वैल्यू आ जाएगी, आई विल बी 10 एम्पियर। तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है हमारा, वो क्या है यहाँ पे, सही है। बी ऑप्शन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ड्यूरिंग टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गए इस कंडक्टिंग मटेरियल से या कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट से, जो कि क्या है, वायर है। ठीक है, अब करंट हमारे पास आ गया, तो हम इसके हिसाब से 1 सेकेंड के अंदर चार्ज निकाल देंगे। तो 1 सेकेंड का चार्ज कितना आएगा, 10 कूलम ही आएगा, है ना। व्हाट इज करंट, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। इफ टाइम इज 1 देन चार्ज विल बी 10 कूलम। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, 1 सेकेंड का चार्ज, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख भी सकता हूं, फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, चार्ज आ गया। अब हमें पता है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 कूलम, वो कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻19। यानी कि हमारा ऑप्शन बी भी क्या है, अभी सही है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है आई से। डायरेक्शन ऑफ करंट आई है ना, वो बताया गया कि x2 और x1 है, फ्रॉम x2 टू x1। अब इसको हम देखते हैं कि हमें ये गिवन है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है एस पे, वो क्या है, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ है। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, ये राइट हैंड है मेरा, ठीक है, थंब रूल यूज करते हैं। ठीक है, अगर x2 से x1, x2 से x1 इस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, तो डेफिनेटली जो मेरी फिंगर रैप हो रही है वो क्या हो रही है, इनटू द प्लेन हो रही है एट पॉइंट एस। पॉइंट एस पे जो फिंगर रैप हो रही है वो कहाँ हो रही है, इनसाइड हो रही है, इनटू द हो रही है। जब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, x2 से x1 होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन भी क्या है, हमारा करेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन डायरेक्शन x2 टू x1, ये हमारा ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन का फ्लो होता है वो करंट के अपोजिट होता है। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, x1 टू x2। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब क्या है, हमारे इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, ए, बी एंड सी। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अगेन यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शंस हमारे जो हैं वो करेक्ट है।
तो अगेन ईच एंड एवरी ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ एन आयन और सब अटोमिक पार्टिकल टू इट्स मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है वो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है। क्या होता है? चार्ज और मास का रेशियो Q/m। ठीक है, सिंपल सा कोई कॉन्सेप्ट बताया है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है? SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज कैन बी। अब SI यूनिट ऑफ चार्ज है, कैसे निकालेंगे? हमें दे रखा है स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? Q/m। तो Q चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, या फिर क्या हो सकती है? एम्पियर सेकेंड। तो अगर मैं एम्पियर सेकेंड चार्ज की यूनिट है और मास की यूनिट क्या होती है? kg। वेरी सिंपल, एम्पियर सेकेंड kg। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। क्या है सेकेंड ऑप्शन? इफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर आयोनाइज देन ट्रिटियम विल हैव लीस्ट स्पेसिफिक चार्ज अमंग देम। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स होते हैं, उसमें से एक की बात कर रखी है, किसकी? ट्रिटियम की बात कर रखी है। बाकी कौन से 2 आइसोटॉप्स हैं? एक है प्रोटियम और एक है ड्यूटेरियम। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम? प्रोटियम। सेकंड आइसोटोप क्या है? ड्यूट्रियम। और थर्ड आइसोटोप हमारे को गिवन है, वो क्या है? ट्रिटियम। ठीक है, क्या होता है इसमें? अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या है कि प्रोटियम के अंदर हमारा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 1 1 होता है। ड्यूटेरियम में एटॉमिक मास 2 और एटॉमिक नंबर 1। और ट्रिटियम में क्या होता है? एटॉमिक मास 3 और एटॉमिक नंबर 1। तो 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब इसके बाद ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अब किस पे? फिजिक्स के पार्ट पे। क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है Q/m का रेशियो। तो Q/m का रेशियो जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज Q/m का रेशियो निकाल लेते हैं। इसका चार्ज क्या होगा? इसका चार्ज होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का। और मास कितना होगा इसमें? मास 1 प्रोटॉन के इक्वल का। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है? 1 प्रोटॉन है यहाँ पे बस। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है। इसके बाद देखेंगे अगेन चार्ज तो वही है E। और यहाँ पे मास क्या हो जाएगा? ट्वाइस। यहां पर क्या हो जाएगा? चार्ज तो सेम ही है E, और मास क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। ठीक है, आयोनाइज कर रखे हैं हमने, है ना? आयोनाइज किए तो यहां पर क्या हो जाएगा? सब में चार्ज तो क्या आएगा? क्योंकि जब आयोनाइज करेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है दैट इज प्रोटॉन, वो एक ही है, तो सब पे +1 पॉजिटिव चार्ज ही आ सकता है ना? +1 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन का या 1 एलिमेंट्री चार्ज जो है वही आ सकता है। तो तीनों पे जो चार्ज है वो +1 E, यानी कि E है। बट सबका मास अलग अलग है, तो इसका मास MP, इसका 2 MP, इसका 3 MP हमने ले लिया। अब ये हमें दिख रहा है कि जो रेशियो आएगा, जो लीस्ट वैल्यू आएगी, वो कहाँ आएगी? वो यहाँ पर आएगी, यानी किसकी आ जाएगी? ट्रिटियम की आ जाएगी। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है कि ट्रिटियम विल हैव लीस्ट स्पेसिफिक चार्ज अमंग देम। तो दिस इज द स्पेसिफिक चार्ज, और ये कितना होगा? लीस्ट। लीस्ट किसका हो जाएगा? ट्रिटियम का हो जाएगा। डेफिनेटली हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी अब क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ? थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, वो क्या है? द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक तो हम इसको सिंपल सा देख के बता सकते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल के पास तो 2+ चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? 1- चार्ज होता है। हाँ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा हम ऐसे भी डिड्यूस कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक चार्ज है अल्फा पार्टिकल का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर अगर हम कैलकुलेट करें
तो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? अगर हम बात करेंगे फॉर अल्फा पार्टिकल Q बाय एम, चार्ज कितना होता है? 2 प्लस चार्ज है, चार्ज कितना है? 2 इंटू डेट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, नेक्स्ट क्या है? मास, इसका मास कितना है? अब इसके पास क्या होते हैं? 4 है ना, 4 पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है ना अल्फा पार्टिकल के अंदर। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ जो प्रोटॉन है डेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अंडरस्टूड? अल्फा, दोबारा बता रहा हूं मैं, अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और 4 प्रोटॉन होते हैं, तो 4 प्रोटॉन का एटॉमिक मास हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10⁻⁷। ओके, 4.8 इंटू 10⁻⁷ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने अल्फा के लिए निकाल लिया। सिमिलरली अब हम यही चीज किसके लिए करेंगे? फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अब हम यही चीज इलेक्ट्रॉन के लिए भी करेंगे। ठीक है, ये हमने अल्फा के लिए कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन के लिए कर दिया। इसका Q बाय एम देखना है हमें। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता ही है कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, अब इसका मास कितना होगा? जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना होता है? 9.1 इंटू कितना होता है? 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर का भी, 1.75 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो 1.75 इंटू 10⁻11 हमारा स्पेसिफिक चार्ज रेशियो आ गया। अगेन यूनिट अगर हम यहाँ पे लगाएं तो यूनिट क्या आ सकती है? हमने निकाला था एम्पियर सेकंड केजी, या फिर एम्पियर सेकंड को हम कूलम भी तो लिख सकते थे, यानी कि कूलम केजी। तो यहाँ पे जो यूनिट है हम कूलम पर केजी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि डी ऑप्शन हमारा सही है, वैल्यू आ गई। अब हम हमारे सी ऑप्शन के लिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? ई की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा है। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर ग्रेटर बोल रखा है, तो वो गलत है। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मोर, और हमने न्यूमेरिकली ये वैल्यू चेक कर ली है। अंडरस्टूड?